हेलो एवरीवन, आप सभी का सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल में स्वागत है। मेरा नाम प्रियांशु है। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट इशू पर डिस्कशन करेंगे। यूपी में एक विमेन जज ने अपने सीनियर्स पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। वो इशू यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है, हम लोग उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में कहाँ पे उससे संबंधित जानकारियाँ आपके काम आ सकती हैं और ये मुद्दा किस तरीके से महत्वपूर्ण है। सो द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज यूपी जज एलिजेस सेक्सुअल हैरेसमेंट। यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन के पर्टिकुलरली एथिक्स पेपर से, GS4 से ये डिफरेंट टॉपिक से जुड़ सकता है। आप यहाँ पर डिस्प्ले में डिफरेंट टॉपिक्स को देख सकते हैं जिससे कि ये इशू एसोसिएट हो सकता है। इसके अलावा GS पेपर 1 में और 2 में जहाँ पर रोल ऑफ वीमेन की बात है, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति की बात है, अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी की बात है और पेपर 2 पॉलिटी में जुडिशियरी में अपॉइंटमेंट की बात है, उससे जुड़े हुए चैलेंजेस की बात है। आप उनसे उसको जोड़कर, इस मुद्दे को जोड़कर देख सकते हैं। आज की चर्चा में हम लोग इस पूरे मामले को देखेंगे कि आखिर में ये केस क्या है, क्या एलिगेशंस लगाए गए हैं, किस नेचर के एलिगेशंस लगाए गए हैं, मीडिया में मामला किस प्रकार से सामने आया है, उसको हम लोग विस्तार से जानेंगे। स्टेक होल्डर्स ऐसे केसेस में कौन कौन से होते हैं। स्टेक होल्डर्स का अर्थ होता है जिनके कंसर्न किसी भी मैटर में या सिनेरियो में जुड़े हुए होते हैं, जिनके इंटरेस्ट जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हम हितधारक बोलते हैं। एथिकल इशूज कौन कौन से हैं? अब क्योंकि काफ़ी सीरियस नेचर के एलिगेशंस हैं तो उससे कई सारे एथिकल क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो वैसे कौन कौन से नैतिक मुद्दे हैं और इन मुद्दों का क्या समाधान किया जा सकता है, तो ये हम लोगों का डिस्कशन रहेगा। केस की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक यंग विमेन जुडिशियल ऑफिसर ने, सिविल जज ने एक ओपन लेटर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। कुछ दिनों पहले मीडिया में वो लेटर आ गया, पब्लिक हो गया वो लेटर, और उन्होंने अपने ओपन लेटर में भारत के मुख्य न्यायाधीश से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये गुहार लगाई, सी साउट अ परमिशन टू एंड हर लाइफ। उन्होंने अपने जीवन को समाप्त करने की परमिशन मांगी एक ओपन लेटर के जरिए। उन्होंने कहा कि उनकी फर्स्ट पोस्टिंग में ही सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया उनके सीनियर के द्वारा, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज थे। तो उन्होंने अपनी पहली पोस्टिंग के दौरान तत्कालीन जो उस समय वहाँ पर जिला जज थे, उनके द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ एक्सट्रीम नेचर का सीरियस एलिगेशन लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कंप्लेन करने के बावजूद भी उन्होंने 2022 में ही इसके संबंधित अपनी शिकायत एडमिनिस्ट्रेटिव जज और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सौंपी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट के इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में जाकर शिकायत की, कंप्लेंट टू द हाई कोर्ट्स इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। हम जानते हैं कि पॉस एक्ट के अंतर्गत, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 के अंतर्गत, हर एक एम्प्लॉयर को जो कि 10 या उससे अधिक एम्प्लॉयज़ को हायर करता है, उसके लिए ये अनिवार्य है, मोर देन 10 एम्प्लॉयज़ को हायर करने वाले पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अनिवार्य है कि वो एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाएं, जहां पर कि महिलाएं अपने सेक्सुअल हैरेसमेंट रिलेटेड केसेस के विषय में कंप्लेन कर सकें। तो उन्होंने हाई कोर्ट की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को जाकर शिकायत की, उसमें भी प्रॉपर इंक्वायरी नहीं हो रही थी, और फिर उन्होंने इस शिकायत को सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनके प्ली को डिसमिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जाकर महिला जज ने आर्टिकल 32 के अंतर्गत एक रिट पिटीशन दायर किया था। हम जानते हैं कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को वेरियस रिट्स जारी करने का एक्सक्लूसिव पावर है। तो उसके अंतर्गत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी कि उनकी जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत है उसके ऊपर एक्ट किया जाए, हाई कोर्ट को कमांड किया जाए कि वो एक्ट करे। इसके बावजूद भी उनको यहाँ से भी कोई न्याय नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि मीडिया के खबरों में आया, कि 8 सेकंड के अंदर ही उनके प्ली को डिसमिस कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और उसमें उन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर देने की परमिशन मांगी। सो सीकिंग परमिशन टू एंड हर लाइफ। ये पूरा केस आप देखें तो बहुत ही मार्मिक है। महिलाओं की स्थिति विशेषकर कार्यस्थल पर जो होती है, वर्क प्लेसेस पर जो होती है, उन्हें काफ़ी
सीरियस सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। कई ऐसे आंकड़ों में भी इस तरीके की बातें सामने आई हैं। तो इस केस में महिला का कहना है कि उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज के पास रात में जाने के लिए कहा जाता था, उन्हें खुले कोर्ट में गालियां दी गई थीं, और इसके साथ ही जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हाई कोर्ट के द्वारा बनाई गई थी उसमें भी जो एक्यूज्ड है उनके ही सब ऑर्डिनेट्स को रखा गया था। इसीलिए उनकी फेयर इंक्वायरी की कोई यहाँ पर उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि फेयर इंक्वायरी की कोई उम्मीद ही नहीं है और मुझे न्याय की भी कोई उम्मीद नहीं है। तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी से हताश होकर फिर उन्होंने आगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ से भी उनकी याचिका डिसमिस हो जाने के बाद फिर उन्होंने सीजेआई को एक ओपन लेटर लिखा जो कि मीडिया में आया। तो ये पूरा मामला है। अब हम आगे बढ़ें और देखें कि ये मामला क्या क्या नैतिक मुद्दे उत्पन्न करता है। उसके पहले कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं इस केस में। स्टेक होल्डर्स का अर्थ होता है हितधारक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टेक होल्डर विक्टिम है, पीड़िता है, जो कि स्वयं ही एक जज हैं, एक न्यायाधीश हैं, एक जुडिशियल ऑफिसर हैं, न्यायिक अधिकारी हैं। विक्टिम और यहाँ पे विक्टिम कौन है? जो लेडी जज हैं। विक्टिम हम कह सकते हैं, कंप्लेनेंट कह सकते हैं, शिकायतकर्ता कह सकते हैं। दूसरा स्टेक होल्डर कौन है? जिनके ऊपर शिकायत की गई है, एक्यूज्ड। एक्यूज्ड इस मामले में कौन है? जो सीनियर जज हैं। सीनियर जज हो गए दूसरे एक्यूज्ड। तीसरा इसमें कौन हो गया? जिन अधिकारियों के पास उन्होंने अपने कंप्लेंट को प्रेषित किया, जिन अधिकारियों को अपने कंप्लेंट भेजे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज हो या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो। तो हम इसमें कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट जुडिशियरी, जिस जिले में वो कार्यरत रहीं और जहां की घटना है, और उसके बाद जिस राज्य के न्यायपालिका से जुड़ी हुई यह घटना है, तो यह डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट जुडिशियरी भी इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। उन्होंने शिकायत कहाँ जाकर की? अल्टीमेटली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की। तो सुप्रीम कोर्ट एक इसमें इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, क्योंकि फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके प्ली को डिसमिस कर दिया गया, तब जाकर उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनके मामले में जो प्रोग्रेस हुआ है उससे संबंधी एक रिपोर्ट मांगी है। और अब फिर इसमें जो है सीजेआई ने इंस्ट्रक्शन देकर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को कहा कि आप उनसे रिपोर्ट मांगिए। तो सुप्रीम कोर्ट एक इसमें इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। फिर हम देखें कि ये मामला वर्किंग वीमेन का मामला है, विमेन इन जुडिशियरी का मामला है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर जो हैं वो वर्किंग वीमेन हैं, क्योंकि इन जैसे मामलों में जो भी जुडिशियल डायरेक्टिव्स आते हैं उसका सीधा प्रभाव नियमों पर, कानूनों पर पड़ता है, और उससे सीधा जो है इसका इम्पैक्ट वो वर्किंग वीमेन के ऊपर पड़ेगा। वर्किंग वीमेन, पब्लिक एट लार्ज, क्योंकि इन मामलों में पब्लिक इंटरेस्ट भी जुड़ा होता है, इसीलिए पब्लिक भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। चूँकि उन्होंने एक ओपन लेटर सीजेआई को लिखा और वो मामला मीडिया में आया, वो लेटर पब्लिक हो गया, मीडिया में आया, मीडिया ने उसे पब्लिश किया, और जो उसमें सीरियसनेस और सिविरिटी ऑफ क्राइम की चर्चा की गई थी एक महिला जज के द्वारा, जो कि खुद ही जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वो दूसरों को न्याय देंगी। जैसा उन्होंने अपनी चिट्ठी में भी कहा कि मैं न्यायिक सेवा में यही सोच कर आई थी कि मुझे सबसे कमज़ोर वर्ग के लोगों को, वंचितों को न्याय देने का मुझे मौका मिलेगा, परंतु यहाँ मैं खुद ही न्याय की भिखारन बन गई हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी चिट्ठी में बहुत ही मार्मिक तरीके से अपने कष्ट को, अपनी पीड़ा को सीजेआई को एड्रेस किया और अपने जीवन को समाप्त कर लेने तक की अनुमति मांगी। तो यहाँ पर मीडिया भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, जिसका काम है ऐसे मुद्दों को उठाना जहाँ पर कि पावरफुल लोग जुड़े हुए हों, सीरियस नेचर ऑफ क्राइम का एक्यूजेशन हो। तो मीडिया का भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल है। दैट्स वाई मीडिया इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन दिस मैटर। सातवां, अगर आप कह सकते हैं, चूँकि मैटर जो है जुडिशियरी का है और इसमें कई सारे लेजिस्लेशंस जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए हैं। पॉस एक्ट, हमने देखा कि 2013 में सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एक्ट 2013
पास किया गया था। तो क्योंकि इसमें कानून मंत्रालय की भी भूमिका आ जाती है, जब अपॉइंटमेंट इन जुडिशरी की बात होती है, संबंधित कानून पारित करने में सरकार की भूमिका आ जाती है, तो हम इसमें गवर्नमेंट को भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर कहेंगे, सरकार को भी हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर मानेंगे। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स। आपसे यूपीएससी एग्जाम में महत्वपूर्ण हितधारकों की पहचान करने को कहा जाता है, तो आप वहाँ पर जो केस के अकॉर्डिंग जिनके जिनके इंटरेस्ट अटैच्ड हैं आपको आइडेंटिफाई करना है और उनको मेंशन करना है। आगे बढ़ते हैं और देखें कि क्या क्या एथिकल इशूज हैं इसमें। सबसे पहले आप ये देखें कि भारत का संविधान जो है वो हर व्यक्ति को गरिमामयी जीवन की गारंटी करता है, डिग्निटी ऑफ लाइफ की बात करता है, जीवन के अधिकार की बात करता है। साथ ही साथ ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में सेफ एंड जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क की बात करता है आर्टिकल 42 में। 43 में बात करता है कि स्टेट शुड सिक्योर सच वर्किंग कंडीशंस टू इंश्योर डिग्निटी ऑफ लाइफ। तो जीवन की गरिमा को बढ़ाने के लिए वर्किंग कंडीशंस ऐसे होने चाहिए जिससे कि व्यक्ति के जीवन की गरिमा बढ़े। वर्किंग कंडीशंस ऑफ वर्क प्लेस सुरक्षित होने चाहिए और ह्यूमेन होने चाहिए। तो ये जो मामला है इसमें सीधे जो संवैधानिक अधिकार हैं, जस्टिसिएबल राइट्स हों या नॉन जस्टिसिएबल राइट्स हों, मौलिक अधिकार आपको आर्टिकल 14 समानता का अधिकार उपलब्ध कराता है। आर्टिकल 15 इट प्रोहिबिट्स द स्टेट टू डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स इन मामलों में और प्लेस ऑफ बर्थ। तो इन मामलों में जो है वह किसी भी प्रकार के भेदभाव करने से रोकता है। परंतु हम यहाँ पे देखते हैं कि महिलाओं के साथ जो वर्क प्लेस में कार्यस्थल पर यौन शोषण होता है वो विशेषकर उनके लिंग के कारण होता है। महिलाओं को कमजोर माना जाता है, जो एक पैट्रियार्कियल आइडिया है, जो एक पैट्रियार्कियल माइंडसेट है, पितृसत्तात्मक विचार है। तो यहाँ पर कई सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे हम लोगों ने आर्टिकल 14 की बात की, समानता का अधिकार, महिला और पुरुष के बीच में इक्वालिटी की बात जहाँ पर आती है उसका वायलेशन है। आर्टिकल 15 में जहाँ स्टेट से कहा जाता है कि वह केवल लिंग के आधार पर, धर्म, नस्ल, जाति इत्यादि के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं करेगा। तो एक तरीके से भेदभाव है जहाँ पर कि महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। जो महिला जज हैं, जिस प्रकार के उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं अपने सीनियर पर, तो उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। तभी उन्होंने जाकर अंततः ओपन लेटर भारत के चीफ जस्टिस को लिखा है। तो एक तरीके से आर्टिकल 15 का वायलेशन है। आर्टिकल 21 जीवन, राइट टू लाइफ इंश्योर करने की बात करता है, गारंटी करने की बात करता है। जहाँ पर व्यक्ति कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं है और वह अपने आप को ही समाप्त करने की बात कर रहा हो, तो वहाँ पर राइट टू लाइफ की गारंटी नहीं दिखती है। तो वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ हमें दिखता है। अब अगर हम बात करें, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ। जीवन के अधिकार का अर्थ है गरिमापूर्ण जीवन। तो जहाँ पर कार्यस्थल पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, वरिष्ठ जहाँ अपने पावर का मिसयूज करके सेक्सुअल एडवांसेस करते हों, यौन प्रकृति का लाभ लेना चाहते हों, तो वहाँ पर जीवन की गरिमा सुरक्षित नहीं है, इसलिए आर्टिकल 21 वहाँ वायलेट होता है। दूसरी बात, जब हम फंडामेंटल राइट से आगे बढ़कर डीपीएसपी की बात करते हैं, पार्ट 4 में जो उल्लेखित है, तो आर्टिकल 42 में हम देखते हैं कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क की बात की गई है। न्यायपूर्ण और मानवता जो है, मानववादी कार्यस्थल परिस्थितियां होनी चाहिए। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क से व्यक्ति को जो है अपने कार्य को करने में और साथ ही साथ अपने अधिकारों के संरक्षण के प्रति भी उसके अधिकार भी संरक्षित होते हैं। तो आर्टिकल 42, अभी हम लोगों ने आर्टिकल 43 की बात की। तो इस प्रकार से ये जो तमाम फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी गारंटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या ये केवल डेड लेटर है या इनका सच में वास्तविकता में ये किसी नागरिक के इन अधिकारों की गारंटी भी करते हैं? और जहाँ पर प्रश्न उठता है कि महिला स्वयं ही एक जुडिशियल ऑफिसर हैं जो कानून की पेचीदगी से वाकिफ़ हैं, जो कि लीगल, जिनके पास हर तरीके का लीगल अवेयरनेस है। ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर किसी प्रकार के लीगल अवेयरनेस का अभाव है। तो यह वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड राइट्स है। दूसरी बात, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। जानते हैं कि इट इज़ अ क्राइम ऑफ द मोस्ट सीरियस नेचर। यह सबसे गंभीर प्रकृति के अपराधों में से एक है।
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण। आप देखिए कि यहाँ पर अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का और यूनाइटेड नेशंस के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के भी कई आंकड़े हैं। आईएलओ ने कहा है कि महिलाओं को सेक्सुअल हैरेसमेंट के रिकरेंट एपिसोड्स का 56.5% मामलों में सामना करना पड़ता है, 56.5%। यानी कि महिलाओं के साथ जो रिकरेंट नेचर के बार बार होने वाले जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस हैं वो महिलाओं के साथ अगर हम प्रतिशत देखें तो 56.5% महिलाओं के साथ रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस में दर्ज किए गए हैं। ये यूएन के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में भंवरी देवी गैंगरेप मामले की सुनवाई करते समय 1997 में विशाखा गाइडलाइंस जारी की थी, जो कि देश के सभी पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पर लागू थी। 2013 में सरकार ने सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट वीमेन एक्ट, जिसे कि पोस एक्ट भी कहा जाता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट वीमेन एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस किया। तो मामला ये बनता है कि महिलाओं की जहाँ पर महिलाओं का जीवन सुरक्षित नहीं है, उनकी जो बॉडीली राइट्स हैं वो सुरक्षित नहीं है, तो यह एक मोरली डिग्रेडेड समाज को प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति चाहे कितने भी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाए, वो अपने शक्ति के दुरुपयोग करने से चूकता नहीं है। वहां पर भी अनैतिक कार्य और अनैतिक कृत्य का सहारा लेकर दूसरे को कष्ट पहुंचाता है, पीड़ा पहुंचाता है और उसके अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो यहाँ पर जो एक्यूज्ड पर्सन है, अगर हम कंप्लेंट को माने कि जो जिस नेचर के आरोप लगाए गए हैं उससे यह प्रदर्शित होता है कि वरिष्ठ अधिकारी ने अपने सबऑर्डिनेट के साथ अपने पावर का मिसयूज करते हुए उनके राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइफ, राइट टू बॉडीली प्राइवेसी, हर तरीके के अधिकारों का हनन किया है। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस इज अ क्राइम ऑफ सीरियस नेचर एंड इट इज अ सीरियस एथिकल इशू प्रिवेलेंट इन वर्क प्लेसेस। दूसरी चीज ये है कि आप देखें इस तरीके के जो मामले हैं, इससे नैतिक मुद्दा यह उठता है कि महिलाओं की वर्कफोर्स में ऐसे ही भागीदारी काफ़ी कम है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर हम बात करें तो भारत में 2017-18 में यह 21.1% था, 21.1% 2017-18 में, और यह बढ़कर 31.6% हो गया है 2022-23 में। अगर हम पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिपोर्ट 2022-23 की बात करें, हालांकि इसमें वृद्धि हुई है 31% की, लेकिन अगर आप ग्लोबल एवरेज की बात करें तो वैश्विक स्तर पर जो महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वह 50% के लगभग है, 51% है वर्ल्ड बैंक के 2022 के आंकड़ों के अनुसार। तो वैश्विक स्तर पर 51% है और भारत में केवल 31% है। तो क्या इस तरीके के मामले महिलाओं को और श्रम बल में अपनी भागीदारी करने से, वर्कफोर्स में और कंट्रीब्यूट करने से डिस्करेज नहीं करेंगे? तो इस तरीके के एथिकल इशू हैं जहां पर कि ये महिलाओं में एक डर पैदा करेंगे, एक डेटरेंट पैदा करेंगे कि जब एक महिला जज की ही, आप कहें कि जब उनके ही अधिकार सुरक्षित नहीं है तो आम एक महिला के अधिकार कहाँ तक सुरक्षित होंगे। तो बात यहाँ पर इस चीज़ की आती है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो भारत का स्थान जो है वैश्विक स्तर पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में 176 देशों में आउट ऑफ 176 कंट्री, इंडिया का जो पोजीशन है, रैंक है, वो 165 है आउट ऑफ 176 कंट्री। ये आंकड़े आपको पिछले वर्ष के हैं, 2022 के वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार। सो आउट ऑफ 176 कंट्रीज, इंडियाज पोजीशन और रैंक इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज 165। आप ये भी समझें कि हमारे यहाँ महिलाओं की हायर एजुकेशन में, प्रोफेशनल जॉब्स में और इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस में उनकी भागीदारी और भी कम है। तो एक इससे नैतिक मुद्दा ये इमर्ज होता है कि वर्कफोर्स, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी इससे कम होगी। अच्छा, यहाँ पर से आपको प्रीलिम्स के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट्स मिल सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए एक बात और ये बता दी जाए कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट किसे कहते हैं? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लें।
लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का अर्थ होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में 15 या उससे अधिक आयु के लोगों, वैसे लोग जो कि इकोनॉमिकली एक्टिव हों, आर्थिक रूप से सक्रिय हों, 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग जो आर्थिक रूप से सक्रिय हों, उनका जनसंख्या में अनुपात हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के नाम से जानते हैं, जो कि आर्थिक रूप से सक्रिय हों, इकोनॉमिकली एक्टिव हों, उनके रेशियो को, पॉपुलेशन में उनके रेशियो को लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहा जाता है। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग ये देख रहे थे, हम लोगों ने पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात की थी। यहाँ पर भारत में महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी के आंकड़ों के संबंधी हम लोगों ने पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात की थी। तो PLFS जो है, इसकी वार्षिक सर्वे 2017-18 से शुरू की गई है, 2017-18 से। ये सब आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स हैं। तो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे यह एक सर्वे है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मोस्पी के द्वारा करवाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा करवाया जाता है। 2017-18 से ये शुरू हुआ था। तो अब हम आगे बढ़ें, ये देखें कि ये जो मामला है, ये न्यायपालिका में, जुडिशियरी में महिलाएं जो हैं उनके लिए एक चुनौती पैदा करता है। फियरलेस तरीके से काम करने में, अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम करने में एक नैतिक मुद्दा है, जहां पर कि यह जुडिशियरी में महिलाओं के इफिशिएंट परफॉर्मेंस को हर्डल करता है, रोकता है। सो इट इज ए चैलेंज फॉर वीमेन, इन जुडिशियरी। हम जानते हैं कि भारत में जुडिशियरी में महिलाओं की जो भागीदारी है वो बहुत कम रही है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 1989 में पहली बार फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो 1989 में फातिमा बीबी, शी वाज नॉट ओनली द फर्स्ट विमेन टू ज्वाइन सुप्रीम कोर्ट एज अ जज, बट शी वाज ऑल्सो द फर्स्ट मुस्लिम विमेन। वो प्रथम मुस्लिम महिला भी थी, और यहाँ तक कि एशिया के किसी भी सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली वो पहली महिला थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में लगभग 268 जजेज अभी तक नियुक्त हो चुके हैं, जिसमें केवल 11 महिलाएं हैं। तो अगर आप इस तरीके से समझें कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल, अगर आप पुरुष और महिलाओं की बात करें तो टोटल जो जजेज की संख्या है उसमें केवल 4.1% ही अभी तक महिलाएं रही हैं। हाई कोर्ट्स की बात करें अगर हम, तो हाई कोर्ट में वो आंकड़ा जो है वो लगभग 13% का है, 13%। तो ये सुप्रीम कोर्ट की स्थिति है, ये हाई कोर्ट की स्थिति है। हाई कोर्ट में केवल 13%। और अगर हम लोअर जुडिशियरी की बात करें, तो लोअर जुडिशियरी में स्थिति थोड़ी ठीक है, और लगभग 35% वहां पर जो जजेज हैं वो महिलाएं हैं, 35%। फिर भी 35% का आंकड़ा भी अपने आप में कम है। तो आप देखें कि भारत में जो महिलाओं की स्थिति है जुडिशियरी में वो इस तरीके से है। अगर ऐसे सीरियस नेचर ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस आएंगे महिला जजेज के अगेंस्ट में, तो फर्दर इसके श्रिंक होने की संभावना हो सकती है, बन सकती है। अब देखें रोल ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी। अब जैसा कि विमेन जज ने अपने ओपन लेटर में कहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि हाईकोर्ट की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ने ठीक ढंग से काम नहीं किया, उनके शिकायतों पर अमल नहीं किया। लगभग 6 महीने तक वो हजारों मेल करती रहीं, उसके बावजूद भी कोई इंक्वायरी इनिशिएट नहीं की गई। तो इट इज़ अ फेलियर ऑफ द मैंडेट ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। यह इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो कि पॉस एक्ट 2013 के अंतर्गत सभी सरकारी और निजी संगठनों को जिनके पास 10 से अधिक एम्प्लॉयज़ हैं उनको बनाना अनिवार्य है। ऐसे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी इसलिए बनाए जाते हैं ताकि महिलाओं को यदि कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट संबंधी शिकायत हो तो वो फॉर्मल कंप्लेंट दायर कर सकें। 10 से कम एम्प्लॉयज़ के लिए पॉस एक्ट के अंतर्गत लोकल कमिटीज का प्रावधान है, लोकल कमिटीज का, जिसमें कि ऐसे कंपनियों की या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की महिलाएं
अपनी शिकायत को दर्ज करा सकती हैं जहां पर 10 से कम एम्प्लॉइज हैं या फिर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाली महिलाएं। हम जानते हैं कि भारत में लगभग 80% जो महिलाएं हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के ऊपर भी सीरियस आरोप लगे हैं। उन्होंने अपने काम को फेयर इंक्वायरी उन्होंने नहीं की, जो कि मैंडेटेड है, काफ़ी टाइम लिया और हार कर फिर जो महिला जज हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। तो रोल ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यहाँ पर एक एथिकल इशू दर्ज करता है, जहाँ पर कि जो सीनियर ऑफिसर हैं उन्हीं के सबऑर्डिनेट को इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का सदस्य बना दिया गया। तो ये एक बहुत ही असंभव सी बात है कि जो सबऑर्डिनेट हैं अपने ही सुपीरियर के अगेंस्ट में डिपोज करेंगे, अपने ही वरिष्ठ अधिकारी के अगेंस्ट में वह शिकायत को, मतलब जैसे जो उसमें इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं तो अपने ही सीनियर के अगेंस्ट में वो डिपोज नहीं करेंगे, है ना। तो इसकी काफ़ी संभावना होती है क्योंकि वहाँ पर प्रोफेशनल रेपरकशंस का रिस्क होता है, वहाँ पर करियर रिस्क होता है। तो इसीलिए जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की भूमिका है वह भी यहाँ पर नैतिक रूप से प्रश्न के घेरे में है। दूसरी बात आती है जेंडर इक्वालिटी की। हम जानते हैं कि भारत की स्थिति लैंगिक समानता को लेकर ठीक नहीं है। भारत का स्थान, अगर हम 2023 के जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप रिपोर्ट की, ये सब भी प्रश्न आपसे प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कौन सा रिपोर्ट कौन सा संगठन जारी करता है। तो जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 146 देशों में 127वां स्थान है, जो कि एक वर्ष पहले 2022 में 135 था। तो भले ही 8 स्थान का इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन 146 देशों में 127वां स्थान एक काफ़ी कमज़ोर स्थिति है। वैसे में इस तरीके का एक इन्वायरमेंट होना महिलाओं के लिए सरकारी कार्यालयों में और न्यायपालिका जैसे जगह जिसे न्याय का मंदिर कहा जाता है, तो ये एक एथिकल इशू है, क्योंकि लैंगिक समानता जो है, समानता एक नैतिक मूल्य है और लैंगिक समानता महिला और पुरुषों के बीच में यह किसी भी लोकतांत्रिक सभ्य समाज का एक एसेंशियल पिलर होना चाहिए। तो ये सब जो तमाम एथिकल इशूज हैं इस केस में जुड़े हुए हैं। अगर हम अब सॉल्यूशन की बात करें कि इस मामले में क्या समाधान हो सकता है, किस तरीके से न्यायपालिका को रिएक्ट करना चाहिए, तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है कि चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी है कि आपने क्या इसके ऊपर एक्शन लिया। दूसरी चीज़ है कि भाई इमीडिएटली विक्टिम को रिलीफ प्रदान करना चाहिए, जैसा कि वेरियस चेंजेज जो कि 2013 में कानून में लाए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए, पॉस एक्ट को ध्यान में रखते हुए विक्टिम को तत्काल रिलीफ और साइकोलॉजिकल सपोर्ट काउंसलिंग उपलब्ध कराई जानी चाहिए। क्योंकि ओपन लेटर में उन्होंने ये रेफरेंस किया है, ये संदर्भ दिया है कि उन्होंने पूर्व में एक बार आत्महत्या का भी प्रयास किया था। तो समाधान इसका ये होगा कि उन्हें साइकोलॉजिकल और काउंसलिंग हेल्प तत्काल उपलब्ध कराई जाए और ये भरोसा दिया जाए कि उन्हें न्याय मिलेगा। चीफ जस्टिस ने उस दिशा में पहला प्रयास भी किया है। दूसरी चीज़ है कि हाई कोर्ट के द्वारा जो रिपोर्ट है उसे इमीडिएट और एक सेट टाइमलाइन के अंदर, एक डेडलाइन के अंदर वैसे रिपोर्ट की मांग की जाए। जब आप सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो आपको इमीडिएट सॉल्यूशंस देने होते हैं और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस किसी भी एथिकल सिनेरियो में, किसी भी एथिकल कंडीशन में जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं सबको आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद अब चूंकि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में जो एक्यूज्ड हैं उनके ही सबऑर्डिनेट को डाला गया है, तो यह फेयर इंक्वायरी के, फेयर इन्वेस्टिगेशन के प्रिंसिपल के अनुसार ठीक होगा और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के अनुसार ठीक होगा कि एक्यूज्ड का वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ताकि आईसीसी के द्वारा जो इंक्वायरी हो वह फेयर हो, इम्पार्शियल हो और विदाउट एनी प्रेशर हो। इस तरीके से आप कह सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो जांच अभी तक की गई है, 2022 में शिकायत दर्ज कराई गई थी इतने गंभीर नेचर की, इतने गंभीर प्रकृति की, उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेटिव जज और इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इसके ऊपर जो रिक्वायर्ड या डिजायर्ड एक्शन था वो नहीं लिया गया। तभी जाकर हार कर महिला जज को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। तो पूर्व में जो भी इंक्वायरी हुई है उसकी भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, इसका एक समाधान ये है। उसके बाद ओवरऑल मॉनिटरिंग ऑफ द एससी, इस तरीके के मामलों में जहां पर कि न्यायपालिका में सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस होता हो, उसे सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में
देखिए, न्यायालयों समेत सभी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस को वर्कप्लेस में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को इस्टेब्लिश करना कानूनी रूप से मैंडेटरी है। तो वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट विच इज़ द गार्जियन ऑफ द जुडिशियरी, विच इज़ द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ऐसे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस की जांच हो। और हम लोगों ने ये देखा है कि ये अपने आप में एक अकेला मामला नहीं है। जुडिशियरी में ही कई बार हाई कोर्ट में भी और जो सबऑर्डिनेट जुडिशियरी है उसमें रेगुलर कंप्लेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट के महिला जुडिशियल ऑफिसर्स के द्वारा किए जाते रहे हैं। तो अगर ये एक मतलब प्रिवेलिंग प्रॉब्लम है जुडिशियरी में, तो इसका एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये हो कि ऐसे मामले ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में किए जाएं, जहां पर कि भले ही इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कंसर्न कोर्ट के द्वारा हो, लेकिन पूरे मामले की देखरेख सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाए। दूसरी चीज़ है कि मई 2023 में इसी वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में पॉस एक्ट 2013 के विभिन्न खामियों के बारे में, लैप्सेस के बारे में बात की। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करने के बारे में बात की, परंतु एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जुडिशियरी पे सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस के मामले में ये आता है कि यहाँ पर जुडिशियरी को स्वयं अपने यहाँ जो आईसीसी हैं, इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज़ हैं, उनके फंक्शनिंग की एक ऑडिट करवानी चाहिए। यहाँ पर जो महिला जज ने शिकायत की है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ने उनकी शिकायत के ऊपर प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लिया और उन्हें 6 महीने तक केवल एक इंक्वायरी शुरू करने के लिए 6 महीने तक उन्हें प्रयास करते रहना पड़ा और उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो जुडिशियरी को सबसे पहले अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट से लेकर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट जुडिशियरी है, उसमें इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के परफॉर्मेंस की ऑडिट भी करवानी चाहिए एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के रूप में। दूसरी चीज़ है कि पॉस एक्ट के अराउंड, पॉस एक्ट को लेकर और ज़्यादा कानूनी अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। हालांकि इस मामले में आप देखें कि जो शिकायत करता है वो स्वयं में महिला न्यायाधीश हैं, एक जुडिशियल ऑफिसर हैं, तो यहाँ पर उनके कंटेक्स्ट में कोई लीगल अवेयरनेस का तो स्पेस या स्कोप नहीं है। लेकिन इन जनरल सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के मामलों को कर्ब करने के लिए महिलाओं में और वैसे मामलों में इफेक्टिव प्रॉम्प्ट एक्शन लेने के लिए महिलाओं में और पुरुषों में भी पॉस एक्ट को लेकर लीगल अवेयरनेस इंट्रोड्यूस करना काफ़ी एसेंशियल है। तो इन्हीं सब शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन से हम वर्क प्लेसेस में, पर्टिकुलरली जुडिशियरी में, महिलाओं के अगेंस्ट जो इतने गंभीर प्रकृति के, अमानवीय और मोस्ट ब्रूटल नेचर के क्राइम कमिट किए जाते हैं, उनके ही कलीग्स, सीनियर, सबऑर्डिनेट्स के द्वारा इसको कर्ब किया जा सकता है। उम्मीद है कि महिला जज को न्याय मिलेगा और जो उनकी गुहार है वो सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाएगी। आप सभी का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।